नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे हार पर मंथन, निशाने पर संगठन। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो निराशा हाथ लगी और विपक्ष को जो संजीवनी मिली है, उसे लेकर भाजपा कार्य समिति की बैठक में रविवार को चिंतन मंथन हुआ। नतीजों को लेकर जो समीक्षा रिपोर्ट आई थी, उसके जवाब तलाशने की कोशिश के साथ ही विधानसभा उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव पर फोकस रहा। फोकस उन कार्यकर्ताओं पर भी रहा जो संगठन से लेकर सत्ता तक दिशा और दशा बनाता है। बैठक में नेतृत्व का फोकस सफाई देने और राहुल अखिलेश की सफलता से हिंदू समाज पर मंडराने वाले खतरे के बारे में बताने पर भी रहा। चिंतन मंथन और संबोधन के दौरान कई बड़े बयान हार को लेकर सामने आए। इन बयानों ने उत्तर प्रदेश में सत्ता और संगठन के तालमेल पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब हार पर तकरार और कौन जिम्मेदार, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। इसमें अभी 3 साल का समय बचा है, लेकिन बीजेपी के सामने पहले 10 सीटों के उपचुनाव की चुनौती है। अभी भले ही उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के साथ ही बाकी दलों ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बीजेपी ने रविवार को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान अपने प्रदर्शन को लेकर समीक्षा की। बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंथन के मंच पर आए और अपनी बात रखी। बैठक के दौरान पार्टी के यूपी में खराब प्रदर्शन की वजहों पर बात हुई तो भविष्य के लिए रोड मैप भी बना। लोकसभा चुनाव के झटके वाले नतीजे पर आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ की चुप्पी टूटी। स्वीकार किया कि यूपी में बीजेपी अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई, लेकिन बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के मन की बात कह दी। कहा, संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था और बड़ा ही रहेगा। कोई व्यक्ति या सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकते। हमें कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जिक्र किया और कहा कि जो दर्द कार्यकर्ता का है, वही दर्द हमारा भी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया, तो वहीं सपा को भी नसीहत दे डाली। कहा कि कांग्रेस भस्मासुर की तरह है जो उसे ही खत्म कर देगी। इस पर पलटवार विपक्ष ने भी किया। कहा, पहले भाजपा अपनी चिंता करे, फिर हमारी। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति सिर्फ एक ढोंग और तमाशा है। ये दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बीजेपी की कार्य समिति में ना तो प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, न बेरोजगारी महंगाई पर चिंतन हो रहा है। पेपर लीक जो दिन पर दिन हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उसकी कार्य समिति में कोई चर्चा नहीं। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 2024 में बीजेपी को सबक सिखाया है, उसके डर में ये कार्य समिति हो रही है। भले ही 2024 के चुनाव परिणाम बीजेपी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे, चिंतन मंथन भी चल रहा है। 2027 में बीजेपी फिर से अपनी सामर्थ्य को जोड़कर विपक्षी दलों को पराजित करने की तैयारी में है। दावा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा सबसे ऊपर हैं। वो सरकार से बड़े हैं, बड़े थे और बड़े ही रहेंगे। लेकिन सरकार और संगठन को लेकर केशव प्रसाद मौर्य के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल भी उठने लगे कि क्या संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक है, और यदि नहीं तो विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ 2027 की चुनौतियों से भाजपा कैसे निपटेगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो हार पर मंथन है और निशाने पर संगठन है। देखिए, जहां तक केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन की बात करी कि सरकार से बड़ा होता है, जाहिर तौर पर ये वो संगठन की बात हो रही है जिसे उन्होंने यहां पर रखा है। चुनाव के दौरान
लोकसभा चुनाव जब हुआ था तब कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे संगठन को लेकर भी आए थे और ऐसा लगता था कि शायद कुछ बयानबाजी ऐसी भी हुई थी जिस पर काफ़ी बहस भी हुई थी, काफ़ी चर्चा का विषय भी बना था। आरएसएस को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो मुझे लगता है उस लोकसभा से अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं। जो नंबर ऑफ सीट्स भारतीय जनता पार्टी की आई हैं वो शायद उस चीज से निकल नहीं पा रहे। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या है और इससे उभरेंगे कैसे। क्योंकि अब देखिए, महत्वपूर्ण ये भी फैक्टर है कि आने वाले समय में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके पहले आप चले जाइए तो उपचुनाव जो होने हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर कह लीजिए या चिंता कह लीजिए वो भारतीय जनता पार्टी को है कि आखिरकार ये हो क्या क्या, अब इसकी जो पूर्ति है वो कैसे हो पाएगी। तो निश्चित तौर पर यही एक मंथन चल रहा है। बयान जो दिग्गजों के आए हैं वो भी कहीं ना कहीं स्वीकारते से दिखते हैं कि हाँ, शायद कोई ओवर कॉन्फिडेंस था, वाकई था, कुछ और था। चर्चा पर सीधे आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे आरपी राजन। आरपी राजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक सोती। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव जी आपसे करना चाहूंगी। गौरव जी, एक वक्त हो गया लोकसभा चुनाव को, लेकिन लगातार जो बैठकें हो रही हैं, इलेक्शन से रिलेटेड हो सकती हैं, तैयारी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी का ये व्यक्तिगत मामला है, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन ये जो बात निकल कर आती है बार बार, वो हार का मंथन, वो तकलीफ, क्या उससे उबर नहीं पा रहे हैं? कुछ और बात है इसके पीछे, या कोई ऐसी बैठक में कोई ऐसी बात निकल कर आई जो कहा जा सके कि हाँ, इस चीज की वजह से नंबर ऑफ सीट्स कम हुई उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल वाजिब प्रश्न किया है आपने। और भारतीय जनता पार्टी जिस गति, जिस पेस से पूरे देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में चुनाव लड़ रही है 2014 से, वो सफलता का नया नया झंडा गाड़ते चली आ रही है। और ऐसे में देश का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें अगर चुनाव के परिणाम इस प्रकार से आते हैं, जहां पर हम 80 में से 70 तक की सीटों की उम्मीद कर रहे थे, और हमने वैसा परफॉर्मेंस किया भी है पूर्व में, चाहे वो 2019 का चुनाव हो या फिर 2014 का चुनाव हो, तो हम इतना नीचे जाएंगे ऐसी कल्पना तो कोई भी नहीं कर सकता। तो उसकी समीक्षा करना और उसके बिंदुओं को निकालना, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिस कारण से ऐसी स्थिति आई, तो ये स्वाभाविक है। और पार्टी के अंदर भी ये चर्चा चल रही है और पार्टी के बाहर भी ये चर्चा चल रही है। लेकिन अब इस चर्चा का हेतु क्या है? कौन से नैरेटिव को, कौन से परसेप्शन को खड़ा करने के लिए, अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो दूसरे विचारधारा के लोग हों, इसको लेते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ समीक्षा में विश्वास रखती है। इसके लिए प्रदेश कार्य समिति बुलाई गई थी, और प्रदेश कार्य समिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री द्वय और सभी वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद थे। और खुले मन से लोगों को अपनी बातें कहने का मौका मिला, अवसर मिला, और बंद बैठकों में भी, बंद कमरों में भी लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, हम इससे ओवरकम करेंगे, हम इससे बाहर आएंगे, और इसकी एक समुचित ठोस एक रणनीति बना करके पुनः हम 2027 के विजय का शंखनाद करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि प्रदेश की जनता आज भी वो भारतीय जनता के पार्टी के साथ इंटैक्ट है, मजबूती के साथ खड़ी है। भाई भतीजावाद, अलग अलग कारणों के कारण जो हमारी सीटें कम हुई हैं, उसको एक नैरेटिव की तरह पूरा स्थापित करना और यह दिखाना कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध जनता में है, ऐसा कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बहुत प्रचंड तरीके से पूरे वेव के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः 2027 में आएगी और आने वाले 2029 में भी आएगी, इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये जो वार्तालाप उठी है, इसका एक स्वस्थ रिजल्ट निकले, उसके लिए ये सब बैठकें चल रही हैं या प्रदेश कार्य समिति चल रही है। उसके संदर्भ में कई सारे परिवर्तन भी आपको दिखाई देंगे आने वाले समय में। तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का विशुद्ध रूप से अंदरूनी मामला है, और हम इससे ओवरकम कर लेंगे, इसके समाधान के रास्ते हम निकाल लेंगे। इसमें कहीं किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और नेताओं में भी जो एक हुआ खड़ा किया जा रहा है, योगी जी का विरोध है, अब मौर्य जी का विरोध है, दोनों एक दूसरे को चाहते नहीं है, ये तमाम सारी बातें मीडिया में चल रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूं राखी जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक हो या फिर योगी आदित्यनाथ जी हो, अमित शाह जी हो, सब सिरमौर हैं और सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। और भारतीय जनता पार्टी सबका 100%
लेना जानती है और उसके रास्ते निकालना भी जानती है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगे आरपी राजन जी। समाजवादी पार्टी का जहां तक मैं जिक्र करूं, उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ सीट्स आपकी बहुत अच्छी आई, ठीक है। यहां पर चर्चा इस बात की चल रही है कि जो हार का मंथन है या कांग्रेस सपा का वार है, बीजेपी के साथ तकरार हो रही है, उपचुनाव होने ही हैं, उपचुनाव के साथ साथ 27 में विधानसभा भी चुनाव होने हैं, तो जो स्टेटमेंट्स इस वक्त दिग्गजों के आ रहे हैं वार पलटवार में भी, क्या ये ऐसे ही चले जाएंगे? पहली बात। दूसरी चीज ये कि क्या मानते हैं इसका महत्वपूर्ण फैक्टर, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्तिगत मामला हुआ कि उनका हार का मंथन है, वो उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन फिर भी मुद्दे तो काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में सारी चीजें इंक्लूड हैं, तो वो बातें तो निकल कर सामने आएंगी। आप क्या मानते हैं? देखिए राखी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है आज, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। हम लोग बराबर जनता के बीच में गए, जनता के मुद्दों के साथ खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी जब 14 में आई, 14 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने के बाद किस तरह की, चाहे केंद्र सरकार की ही हो चाहे राज्य सरकार रही हो, किस तरह से तानाशाही का काम करने का काम किया। जनता के मुद्दों से उनको मतलब नहीं रहा। ये साफ है कि अब ये तो स्थिति साफ हो गई है कि देश की जनता को जाति धर्म के नाम पर लड़ाने वाले अब आपस में लड़ रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। ये लड़ाई अब कुछ दिन बाद सड़क पर भी दिखेगी, क्योंकि ऊपर वाला सबके कर्मों का हिसाब करता है। भगवान ने इनके कर्मों का हिसाब करना शुरू कर दिया है। काशी, देश के प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक काशी हारते हारते बचे, अयोध्या हारे, चित्रकूट हारे और अब बद्रीनाथ हार गए। तो अब इन्हें इनका ढोंग और पाखंड भगवान के नाम पर नहीं चलने वाला। झूठ जो कर लेकर के आए थे, ये चूंकि भगवान ने इनको धर्म की नगरी से बाहर कर दिया है राखी जी, ये सामान्य बात नहीं है। भगवान के नाम पर, चूंकि भगवान समय पर न्याय जरूर करता है। इनका राष्ट्रवाद और धर्मवाद दोनों झूठा है, जो मानवता के भी दुश्मन है। इनका मानवतावाद भी खोखला है। आज संगठन और सरकार आमने सामने हो गई। देश राज्य के उप मुख्यमंत्री कहते हैं संगठन बड़ा है, सरकार और संगठन आमने सामने हो गई। जो सरकार राखी जी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसके राज्य में बेटी बहू और बेटियों के साथ बलात्कार होता है और उनके शव को रात के अंधेरे में पेट्रोल डालकर जला दिया जाए। अभी कल की एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में रात एक महिला के साथ गैंगरेप होता है और यही सरकार की चहेती पुलिस रात में पेट्रोल डाल करके 2 बजे रात में उसका शव जलवा देती है। अब किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाम के मुंह से उफ निकला ना, जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने थे, किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकला। अगर मैं तो कैमरामैन से चाहूंगा कि 2 मिनट अगर कैमरा जूम करे तो मैं दिखा दूंगा आपको रायबरेली को घटना किस तरह से रात में जो है पेट्रोल पंप से पेट्रोल पुलिस के सिपाही लेकर के जाते हैं। ऐसी कौन सी दबाव स्थिति है? देखिए मैं जूम कर रहा हूँ इसको, तो कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखा दे किस तरीके से पुलिस ये खबरें, किसी एक नेता का बयान और जवाब नहीं आ रहा। तो ये स्थिति आज इनके संगठन की और सरकार की स्थिति सामने है। सुब्रत पाठक पूर्व सांसद, इनके महिला सभा की जिला अध्यक्ष नेहा त्रिपाठी, वो आमने सामने है, संगठन को लेकर किस तरह से बातें कर रही हैं। जौनपुर बदलापुर विधायक आदरणीय रमेश मिश्रा जी, उन्होंने खुद कह दिया 27 में सरकार नहीं बनने जा रही है। हम स्थिति उत्तर प्रदेश की है। तो जो सरकार के विधायक हैं, जिन विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री को चुना, जो सदन में विधायक बैठे, सदन में बैठे काम करते, वो विधायक कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनने जा रही, क्योंकि उनको पता है कि गांव में नहीं जा पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो इनका जो भी था सब उनकी कलई खुल चुकी है। इनका झूठ, इनका पाखंडवाद, जिस तरह की गौशालाओं में आप चले जाइए, चारा की जो व्यवस्था है, भूखे जानवर जिस तरह से तड़प रहे हैं, हजारों विजुअल आपको मिल जाएंगे। ये स्थिति है। मतलब आरपी राजन जी, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस मुहाने पर आकर इसलिए भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने जनता की सुध नहीं ली, बस बात इतनी सी है? देखिए नहीं, जनता की सुध नहीं ली, जनता सबको वो करती है निश्चित तौर पर। हम लोग लेकिन जनता के साथ बराबर खड़े रहे। हम जनता के मुद्दों पर खड़े रहे, जनता के मुद्दों को बीच में लेकर करके गए, इनके झूठ को उजागर करने का काम किया। हमने जो काम किए, अपने काम बताए। आदरणीय अखिलेश यादव जी के काम उत्तर प्रदेश में आज भी दिख रहे हैं। इन्होंने क्या किया? फीता काट करके नाम बदलने का काम किया। आदरणीय नेताजी के काम, सेना, राखी 10 सेकंड होगा, सेना को लेकर के नेताजी ने जो काम किया देश के पटल पर आज अंकित है। इन्होंने तो अग्निवीर ला करके देश के रोजगार बेरोजगारों की क्या स्थिति कर दी है। एक भर्ती निकलती है 35,000 60 लाख उसमें आवेदन होते हैं।
ये बेरोजगारी की स्थिति, महंगाई की स्थिति, भ्रष्टाचार की स्थिति, महिला सुरक्षा की स्थिति, अब इनके दोनों, अब ये सब संगठन और सरकार ही आपस में लड़ना शुरू कर दिया, वो सामने है। ठीक है, चलिए आलोक जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? आलोक जी, दो बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स भारतीय जनता पार्टी की क्यों कम हुई, उस समय पे बहुत सारे फैक्टर्स थे जो काम कर रहे थे, मुद्दे अपनी जगह थे, बयानबाजी अपनी जगह थी, उत्तर प्रदेश की सियासत कुछ अलग कह रही थी, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन लगातार इस मंथन से भारतीय जनता पार्टी नहीं निकल रही है, और आज भी जो कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव लेती हूँ। जैसे केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि निश्चित तौर पर संगठन बड़ा है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे अभी फिर वो वाला जिक्र भी याद आया जब लोकसभा के टाइम पे आरएसएस को लेके बहुत सवाल उठाए गए थे, याद कीजिएगा जेपी नड्डा का स्टेटमेंट। तो क्या ये मिली जुली बातें थी, पहले कुछ और अब कुछ और, इस वजह से, इस मंथन से, इस दर्द से, इस हार से, हार मतलब नंबर ऑफ सीट्स में हार से भारतीय जनता पार्टी क्या उबर नहीं पा रही है? क्या इसके अंदर का आप मुख्य रूप से फैक्टर मानते हैं? और महत्वपूर्ण सवाल, इसका उपचुनाव में, और 27 में तो खैर वक्त है, उपचुनाव में जो होने वाले उसमें कितना फर्क पड़ेगा? राखी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो अगर इसकी हम विवेचना करें तो इसमें विपक्ष ने 2 शब्दों पे बहुत अच्छा काम किया। एक था संविधान और दूसरा लोकतंत्र। ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र, और इसको वो करने में, जनता के दिमाग में बैठाने में सफल हुए, क्योंकि बीजेपी कहता था 400 पार, और कई स्टेटमेंट ऐसे आ गए थे कि अगर हमको मत मिल जाता है तो हम संविधान को बदल देंगे। एक बड़े नेता के, बीजेपी के बड़े नेता ने इस बात को किया, जिसका पूर्ण रूप से खंडन नहीं कर पाए। अब संविधान खतरे में है, इसका मतलब ये था कि जो आरक्षण है, जिसकी वजह से आप देख रहे थे SC/ST वोट जो बीजेपी की तरफ जुड़े हुए थे, वो इस बार काफी छटक गया। विशेषकर जो जाटों समुदाय के वोट थे वो बीजेपी को कम मात्रा में मिले, जबकि इंडिया गठबंधन को ज्यादा मिले। पता नहीं ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि जिसकी वजह से जो है इन 2 शब्दों को निकला। अभी आपने देखा इतने अच्छे तरीके से कहा कि अयोध्या बिहार है, जबकि अयोध्या लोग जो है संसदीय क्षेत्र नहीं है, वो तो एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे जो है अगर वोटों गिने जाए तो वो बीजेपी को ज्यादा मिले हैं। जो फैजाबाद संसदीय क्षेत्र, जिसके अंदर आपका दरियाबाद, रुधौली और मिल्कीपुर, बीकापुर आते हैं, तो वहां पे जो है से ये हारे हैं। तो कुल मिला के एक ऐसी चीज, जैसा कि आपने देखा था वहां पे एक चला था, न मथुरा न काशी जीते का पासी। तो जो हिंदू वोट का बंटवारा था, वो विपक्ष अपनी रणनीति के द्वारा, बहुत ही सुनियोजित तरीके द्वारा, अपने इकोसिस्टम के द्वारा वो करने में सफल रहा, जो कि पिछले 2014 में, 2019 में बीजेपी ने अपने पास रखे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात हमको दिखाई पड़ी वो यूथ अनरेस्ट था। जिस तरीके से भर्तियां आती है, विशेषकर निचले स्तर पे जो भर्तियां आती है, वहाँ पे लाखों मात्रा में जो बेरोजगार है वो परीक्षा देने जाता है, और परीक्षा जो है पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा कैंसिल हो जाती है, उसका भी समय पे निस्तारण न करा पाना, ये भी एक बहुत बड़ा उसको केवल आप भी 5 लाख यूथ जो है अपियर हो रहा है, उसके परिवार को देखे, उसके घर के परिवार को देखे, तो कुल मिला के 1 करोड़ व्यक्ति जो है उससे जो है इन्फ्लुएंस होता है। उस इन्फ्लुएंस को बीजेपी कम करने में सफल नहीं हुई। तो ये जो मुख्य कारण है इस बात का। और दूसरी बात आप देखते हैं कि जो नड्डा साहब ने जैसे कहा था कि हमें अटल जी के समय हमें आरएसएस की जरूरत थी, अब हमें नहीं है, ये स्टेटमेंट भी इनके लिए भारी पड़ा, क्योंकि आरएसएस जो है इनका एक राजनीतिक संगठन है जो कि निस्वार्थ रूप से जो है काम करता है। वो निस्वार्थ रूप से जो है वही पेनिट्रेट कर पाता है, वही गांव तक पहुंच पाता है, और अपनी बात को, जो कि बात थी जैसे संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इसका निस्तारण वो कर सकता था। लेकिन हमको लगा कि रूलिंग पार्टी बीजेपी एनडीए ने इसका जो है उपयोग, आरएसएस का उपयोग इस क्षेत्र में नहीं कर पाए। तो कुल मिला के एक और बात जो मेरी बात होती है जमीनी हकीकत में देखता हूँ, तो जो युवा नेता होते हैं उनका कहना है कि सर मुख्य रूप से तहसील और थाने 2 चीज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जनप्रतिनिधि जो है, अगर किसी की बात सुनी जाती है तो उसके साथ के जो लोग हैं वो उसका साथ देते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम बना है जहाँ बीजेपी की सरकार में जनप्रतिनिधियों की उनका कहना है कि उनकी जो है उतनी नहीं सुनी जाती जितना कि और सरकारों में सुनी जाती थी। तो इस तरीके से जो कुछ बातें हैं इसको समझना पड़े। बीजेपी में भी बड़े रणनीतिकार हैं
और हमें उम्मीद है कि उनको बेहतर तरीके से चीजों को समझ में आना पड़ेगा, उनको अपने आरएसएस के विंग को समझना पड़ेगा और जो इकोसिस्टम है उसको समझना पड़ेगा। जैसे बद्रीनाथ की बात करी जा रही है, बद्रीनाथ सीट कभी भी बीजेपी के पास ही नहीं रही, जो आपका उत्तराखंड में हमेशा कांग्रेस के पास रही। जैसे मैंगलोर की बात की जा रही, मैंगलोर में भी या तो बसपा के पास रही या कांग्रेस के पास रही और वहां पे जो है काफी मात्रा में मुस्लिम आबादी है। तो इस बार देखा गया जो पूरा 92% मुस्लिम था वो इंडिया गठबंधन को गया, बहुत ही इससे गया। और साथ में जिस तरीके से आपने देखा कि जो वोट था ये SC/ST का जो बीजेपी तो BSP के पास था वो टूट के जो है इंडिया गठबंधन के पास गया काफी मात्रा में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। गौरव जी, मुझे बस एक महत्वपूर्ण सवाल करना है। देखिए, उपचुनाव हो या 27 का विधानसभा चुनाव हो या अभी कहते हैं ना कि रिसेंटली जो अभी 13 स्टेट्स के जो नतीजे आए उनको अभी बीच में इंक्लूड नहीं करूं, क्योंकि मैं सिर्फ अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश पर बात करने के ही उसमें हूं। लेकिन मुझे ऐसा यहाँ ये पूछना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में कि उपचुनाव हो या 27 का इलेक्शन हो, थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ गई हैं लोकसभा के बाद? अंदरूनी रूप से आप कह सकती हैं जनता के अंदर किसी भी प्रकार का उद्वेलन नहीं है। जनता का जो वोट प्रतिशत है वो भारतीय जनता की पार्टी के साथ उतना ही इंटैक्ट है, आज भी इंटैक्ट है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। विपक्ष पोलराइज जरूर करने में सफल हुआ है, मुस्लिम वोट बैंक का जो तुष्टीकरण की इनकी पॉलिसी है वो सफल हुई है निश्चित रूप से। हमारा संगठन के अंदर जो भी ढीलापन ऐसा दिखता है वो सब टाइट हो रहे हैं, धीरे धीरे इस करके सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी संगठनात्मक स्तर पर। लेकिन मैं आपको एक जो जनरल परसेप्शन है वो मैं आपको बता दूं। आम जनता उत्तर प्रदेश की जानती है कि यदि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है तो इनका विकल्प कौन है। इनका विकल्प वो दानव है, वो सुरसा है जो सड़कों पर तांडव करता है, जो सड़कों पर अराजकता फैला देता है, जो कानून की धज्जियां उड़ा देता है, जो उसी थाने और इसी थानों से गुंडई और माफियागिरी की नर्सरी चलाता है। जिस बलात्कार की ये बात कर रहे हैं, कोर्ट का निर्णय आ गया उसमें, उसके बाद भी आज ये झूठा बैठ करके टीवी पे गाना गा रहे हैं कि उसमें बलात्कार हुआ और इस तरीके से ये हुआ वो हुआ। कोर्ट ने उसमें बरी कर दिया, उसमें आरोपियों को बरी कर दिया और ऐसे लोगों को केवल मीडिया ट्रायल में ला करके इन लोगों के जिम्मे केवल एक काम है आप ये लोग इसी प्रकार से झूठा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की धज्जी भी उड़ाते हैं। उसी किताब को लेकर के आजकल घूमना चालू किए हैं, संविधान बचाओ संविधान बचाओ। और इन्हीं के राज में, इन्हीं के शासनकाल में बाबा साहब के लोग जो हैं, जो दलित समाज है, सर्वाधिक उत्पीड़ित होता है। सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज उनके ऊपर बनाई जाती हैं। तो जनता ये जानती है कि ये विकल्प है, ये बेहद खतरनाक और डरावना विकल्प है, इसलिए उधर नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करती है, शांत रहिए, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करती है ये जनता कि भारतीय जनता पार्टी अपने सारे उन ढीले नटबोल्ट को सही करे और उत्तर प्रदेश में फुल फ्लेजेड तरीके से आए और काम करे, और वही भारतीय जनता पार्टी करने भी जा रही है। इसलिए इनको 2022 में भी बाहर रखी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके जनता ने यह साबित किया है कि ये इस योग्य नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारी तस्वीर उपचुनाव से साफ हो जाएगी और उसके बाद 13 राज्यों की तो हो ही चुकी है जो उपचुनाव की बात थी। अब मुझे लगता है यूपी की पर्टिकुलर जो उपचुनाव है उसकी भी तस्वीरें बहुत कुछ साफ करेंगी। 27 में तो वक्त है, फिर देखेंगे तब तक क्या सीन और एक सिनेरियो बनकर आता है। आरपी राजन जी जल्दी से अपनी बात रखिए, कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलिए। जी देखिए, मैंने अभी कल की घटना का, बलात्कार की घटना का किया रायबरेली जनपद के थाने का फोटो विजुअल सब आपको दिखा दिया। उसके बाद भी कल की घटना है और आदरणीय गौरव जी कह रहे हैं कि उसमें कोर्ट से जो है जजमेंट आ गया है। कल घटना घटी है, रात में पुलिस कौन सा देखिए कैसे चीजों को रोकना है, कैसे अपने अनुशासन को बनाए रखना है, कैसे आपको जनता तक अपनी योजनाओं को लेकर, अपनी बातों को लेकर जाना है, इलेक्शन में कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को देखना है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाकर तो मुझे नहीं लगता कि कोई इलेक्शन जीत सकता है। जनता बहुत समझदार है। खैर, समय की सीमा है, बीच में रोकूंगी।
आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर हार का मंथन है और निशाने पर संगठन है, क्योंकि संगठन की बात निकली है। आज संगठन को बड़ा बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस और तमाम चीजों पर सवाल भी उठ रहा था, तो संगठन बड़ा है तो क्या अंदरूनी रूप से कुछ और चीज जो सत्ता सरकार के लोग हैं उनके बीच चल रही है? ये निश्चित तौर पर एक मंथन तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लग नहीं रहा कि आने वाले इलेक्शन तक इस दर्द से बहुत जल्दी उबर पाएगी, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। अब देखते हैं आने वाले समय में समझते हैं या ये मंथन ऐसे ही 27 तक भी जारी रहेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।